साथियों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम सब मादा जनन अंग तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सब मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं, उनके पार्ट क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी बनावट क्या होती है महिलाओं के अंदर, उसके क्या उपयोग होते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको मादा जनन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों के सामने एक चित्र दिख रहा है जिसको मादा जनन तंत्र बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये देखने को मिल रहा है अंडवाहिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये है फैलोपियन ट्यूब का। तो दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब रहती है। तो इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगा। और इसके बाद में आप लोग देखिए तो यहाँ पर आपको अंडाशय देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक अंडाशय है, यानी एक जो मादा होती है, जो स्त्री होती है, उसके अंदर 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं और 2 अंडाशय होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्भाशय है। तो इस पूरे पार्ट को बोला जाता है गर्भाशय। और उसके नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको बोला जाता है ग्रीवा। और लास्ट में जो पतली नली आप लोग देख रहे हैं, इस पतली नली को बोला जाता है योनि। तो इस तरह से एक मादा जनन अंग तंत्र का एक पूरा चित्र है। इसमें कौन कौन से पार्ट है हम देख लिए हैं। अब हम इसको डिटेल से विस्तृत से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे डिटेल से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सब समझेंगे कि अंडाशय क्या है। तो मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो जो मादा युग्मक अंड कोशिका होती है, या फिर हम जिसको मादा युग्मक बोलते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय के अंदर होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड मौजूद होता है। यानी जब लड़की का जन्म होता है उसी समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व का मतलब है बिना पके अंडे मौजूद होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं और हर महीने 2 में से 1 अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जो महिला के हार्मोनल संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। तो साथियों, जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जब वो यौनारंभ में आती है, तो अंडों से परिपक्व हुए जो अंडे होते हैं उनके अंडाशय से निकल करके गर्भाशय तक आते हैं। और एक बार में किसी एक ही अंडाशय से जो परिपक्व अंडाणु होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर 2 अंडाशय थे, तो एक एक अंडाशय से हर महीने एक एक अंडे परिपक्व होकर के निकलते हैं। अंडाशय जो होता है वो अंडाणु के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ये हार्मोन महिलाओं के अंदर हार्मोनल संतुलन को संतुलित करने के लिए बहुत ही अधिक अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हमारा आ जाता है डिंबवाहिनी। तो डिंबवाहिनी क्या है? तो डिंबवाहिनी, या फिर उसको हम अंडवाहिका, या जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब मैंने आपको शुरू में ही चित्र में दिखा दिया था कि कैसे दिखती है। अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो अंड कोशिका, जिसको अंडाणु बोला जाता है, को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। और अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो साथियों, जो फैलोपियन ट्यूब है, जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं या डिंबवाहिनी बोलते हैं, उसका काम होता है कि जो अंडाशय है उसमें से जो अंडे परिपक्व हुए हैं उनको गर्भाशय तक लाने का काम होता है। और क्या काम करते हैं वो? तो अंड कोशिका और शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो भी कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। आगे देखेंगे हम सब गर्भाशय। तो यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। यदि निषेचन होता है तो निषेचित अंडाणु लगातार विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो साथियों, जो गर्भाशय होता है उसकी संरचना कैसी रहती है? थैलीनुमा। मैंने आपको ऐसे दिखाया था, गर्भाशय था, थैलीनुमा था। और इसका
और जो मुख होता है वो ग्रीवा में खुलता है और ग्रीवा आगे चल के योनि का निर्माण करती है। और अगर यहाँ पर जो अंडाणु आए हुए हैं, अंडाणु अगर निषेचित हो जाते हैं तो वो गर्भाशय में रुक करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। अगर अंडाशय निषेचित नहीं होते हैं तो वो फिर आगे मासिक स्राव के दौरान गर्भाशय से निकल जाते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। तो आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, वो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और वहीं विकसित होता है। गर्भाशय हर माह भ्रूण को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है, रक्त संचार बढ़ जाता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह परत मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो हर महीने निषेचन के लिए तैयार होती हैं। अगर शुक्राणु अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वो अंडाणु जो है मासिक स्राव के साथ गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रियाएं हर महीने होती रहती हैं। आगे अगर हम देखें तो गर्भाशय ग्रीवा, तो साथियों जो गर्भाशय ग्रीवा होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि गर्भाशय और योनि को जोड़ता है। ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा है वो किसको जोड़ता है, तो गर्भाशय और योनि को जोड़ता है। यह एक मांसपेशियों वाला संकीर्ण यानी कि पतला मार्ग होता है। शिशु जन्म के समय फैलता है। प्रसव के समय यह फैलकर शिशु के यहाँ देखते हैं शिशु के निकलने का मार्ग बनाता है। तो जब गर्भाशय जब वो शिशु के जन्म का समय आता है तो वो चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है और शिशु के निकलने का मार्ग बनाता है। आगे देखते हैं हम योनि, तो शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए ही गर्भाशय तक पहुँचते हैं। प्रसव के समय शिशु योनि मार्ग से ही बाहर निकलता है। तो साथियों जो शुक्राणु होता है वो योनि के मार्ग से ही गर्भाशय तक पहुंचता है और जब शिशु का जन्म होता है, जब प्रसव होता है तो शिशु भी उसी योनि मार्ग से ही शरीर से बाहर निकलता है। अगर हम आगे मासिक धर्म चक्र की बात करें साथियों, तो इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म क्या है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो साथियों मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं और कुछ मादा स्तनधारियों में प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान होती है और प्रजनन आयु से शुरू होकर के और लास्ट जब उनकी प्रजनन आयु समाप्त होती है तब तक वो जारी रहते हैं। तो साथियों जो मासिक स्राव होता है ये एक प्राकृतिक जैविक क्रिया होती है और जितने भी स्तनधारी जंतु हैं उन सभी के अंदर ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, सभी नहीं कुछ में। और ये प्रक्रिया प्रत्येक महीने में घटित होती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि उनके अंदर प्रजनन की क्षमता उपस्थित होती है। प्रजनन की क्षमता समाप्त होने पर ये रजोधर्म, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, ये भी समाप्त हो जाता है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि रजोधर्म की अवधि कितनी होती है। तो साथियों जो रजोधर्म की अवधि होती है वो 2 से लेकर के 8 दिन तक होती है, यानी कि जो उनका मासिक धर्म चलता है वो 2 से लेकर के 8 दिनों तक चलता है। अभी आपको एक बात और यहाँ पर समझनी होगी कि रजोधर्म और मासिक धर्म क्या दोनों एक समान चीज़ें हैं, तो साथियों ये दोनों अलग अलग हैं। रजोधर्म जब पहली बार मासिक धर्म होता है तो उसको रजोधर्म बोलते हैं और जब यही रजोधर्म बार बार होने लगता है तो उसको हम मासिक धर्म चक्र बोलते हैं। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। रजोधर्म कब होता है, जब फर्स्ट टाइम मासिक स्राव होगा तो उसको रजोधर्म बोलेंगे और जब कई बार होने लगता है तो उसको बोलता है हम सब मासिक धर्म। आपको यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं कभी रजोधर्म कभी मासिक धर्म से लेकर के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आगे हम सब देखें अगर साथियों तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रजोधर्म का समय तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ उसकी आगे देखेंगे कि जो मासिक धर्म होता है वो तब होता है जब अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद निषेचन नहीं होता है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। साथियों मासिक धर्म क्यों होता है, कब होता है, तो मासिक धर्म तब होता है जब अंडा निषेचित नहीं होता है। अगर अंडा निषेचित हो गया तो मासिक धर्म समाप्त हो जाता है
और अंडा अगर निषेचित नहीं हुआ तो मासिक धर्म होगा और मासिक धर्म के साथ ही अंडा भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर अंडोत्सर्जन समझते हैं, जिसको हम सब ओव्यूलेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे अंडोत्सर्जन, प्रत्येक माह महिलाओं के अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। तो अंडोत्सर्जन का मतलब है कि महिलाओं के अंडाशय से अंडाणु का निकलना। अगर अंडाणु निकल रहा है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है अंडो उत्सर्जन, अंड का उत्सर्जन करना। आगे है गर्भाशय। गर्भाशय की परत का बनना, शरीर गर्भधारण की तैयारी करता है, इसलिए गर्भाशय की अंदरूनी परत मोटी हो जाती है और जब गर्भधारण नहीं होता तो यही परत टूट करके मासिक स्राव के रूप में शरीर से बाहर हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है आपका निषेचन न होने पर परत का टूटना। यदि अंडाणु पुरुष शुक्राणु से मिलकर निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की यह मोटी परत, जिसमें रक्त, ऊतक और म्यूकस होता है, टूटकर बाहर निकल जाता है। रक्तस्राव के रूप में निकास या परत योनि के माध्यम से शरीर के बाहर निकल। अब आगे हम सब देखेंगे रजोदर्शन। रजोदर्शन का अर्थ है कि लड़की में पहली बार मासिक धर्म का आना। तो रजोधर्म क्या है? जब किसी लड़की के अंदर पहली बार मासिक धर्म आता है तो उसको बोला जाता है रजोदर्शन। यह यौनावस्था के दौरान होता है और यह महिला का प्रजनन जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। सामान्यतः 10 से लेकर के 15 वर्ष की उम्र के बीच पहली बार मासिक धर्म आता है। तो जो मासिक धर्म होता है वो 10 से लेकर के 15 वर्ष के बीच में पहली बार स्टार्ट हो जाता है। यह संकेत देता है कि अंडाशय ने अंडाणु का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ इसमें आगे अगर हम थोड़ा देखें तो इसमें देखने को मिलेगा कि हार्मोनल परिवर्तन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब आगे देखेंगे रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो रजोनिवृत्ति क्या है इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। रजोनिवृत्ति वह अवस्था है जब किसी महिला का मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है और वह गर्भधारण करने में सक्षम नहीं रहती। तो रजोनिवृत्ति का तात्पर्य है कि जब किसी महिला का मासिक स्राव पूरी तरह से बंद हो जाता है, अब वो गर्भधारण करने योग्य नहीं रह जाती है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है रजोनिवृत्ति। सामान्यतः यह 45 से लेकर के 55 वर्ष की बीच में होता है। तो जो रजोनिवृत्ति की आयु होती है वो 45 से लेकर के 55 साल के बीच हो जाती है। यह इस बात का संकेत है कि अंडाशय अब अंडाणु का उत्पादन नहीं कर रहा है। इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर गिर जाता है और मासिक धर्म धीरे धीरे अनियमित होने लगते हैं और फिर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब देखेंगे निषेचन की स्थिति में प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो निषेचित अंडा, जिसे युग्मनज कहते हैं, गर्भाशय में स्थापित होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन और विभेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक तस्तरीनुमा संरचना है जो भ्रूण और मां के रक्त संचार को जोड़ती है। साथियों, जो प्लेसेंटा होती है ये एक तस्तरीनुमा संरचना रहती है जो भ्रूण और माता के बीच में रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे भ्रूण को माता के शरीर से पोषण लगातार प्राप्त होता रहता है। यह भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भ्रूण को इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी चीज़ें प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण को मिलती है। भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा मां के रक्त में स्थानांतरित कर देता है। तो जो भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है वो अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा ही मां के रक्त में पहुंचाया जाता है। अब देखेंगे गर्भकाल। अंड के निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म तक समय को गर्भकाल कहा जाता है। भ्रूण को पूर्ण विकसित होने में लगभग 9 महीने का समय लगता है और इसमें जो शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की पेशियां लयबद्ध संकुचन करती हैं, जिससे प्रसव होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जन स्वास्थ्य